हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये हो चुका है। यहाँ पर एक आई टैब बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओम्स लॉ एंड यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके बाद भी आपका 2-3 टॉपिक है जो हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब अगर बच्चों यहाँ हम लोग पूरे सिलेबस की बात करते हैं चैप्टर 3 के, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट देख लिया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटल कंडक्टर, ये हम लोग देख चुके हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे इसी चैनल पे आपको जाना है, प्लेलिस्ट बटन में, वहाँ पे आपको मिलेगा 12th फिजिक्स फुल कोर्स, इन्हें एक प्ले लिस्ट मिलेगा पूरा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, एंड ओम्स लॉ और ये वीवीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होता है। आज हम लोग इतना सब देखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके बच्चों, अब हम लोग को चलना है आगे और पहला आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द एवरेज स्पीड एंड डायरेक्शन एट विच चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बच्चों किसी वायर के अंदर, मान लो एक वायर है, किसी वायर के अंदर जो किसी इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड होती है। अब ये एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि किसी वायर के अंदर क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो जो दूसरे पार्टिकल होते हैं, मतलब जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे वो वाला इलेक्ट्रॉन टकराता है, टकराने पर उसको एक नई वेलोसिटी मिलती है। जैसे बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कुछ इस तरह से। मान लो कि यहाँ पे एक ये वायर है ना, ये बच्चों आपका वायर है, और इसमें मान लो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी तो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलता है। तो आप जानते हैं कि किसी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं ना। अब ये जब मूव करेंगे बच्चों, तो मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो इससे टकराया है ना, तो टकराने पे इसको जो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, v1। अब टकराने के बाद में जो इसका टाइमिंग होता है, टाइम उसको बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, है ना, जिसको दिखाते हैं टाउ से। किसे दिखाते हैं, टाउ से। अब यहाँ पे जब बच्चों इससे टकराएगा तो टकराने के बाद ये इधर चला आएगा, फिर यहाँ पे इससे टकराएगा, टकराने के बाद इधर चला जाएगा। मतलब ये एक जिगजैग की तरह से एक रास्ता बनाते हैं, मतलब अलग अलग पार्टिकल से टकराता रहता है और ये आगे बढ़ता रहता है। अब टकराने पे बच्चों इसको अलग अलग वेलोसिटी मिलती है, v1, फिर यहाँ v2 मिलेगी, फिर यहाँ v3 मिलेगी। ऐसे जितने भी पार्टिकल से ये टकराएगा उसकी एक नई वेलोसिटी बनेगी। आपको समझ में आ रहा है। अब उस सबको अगर हम लोग बच्चों ऐड कर दें, और ऐड करने पे अगर हम लोग वो वेलोसिटी निकालते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, जिसको आप बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो इतना बच्चों आपको समझ में आया। तो जरा ध्यान से देखना कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बच्चों, इसको दिखाते हैं vd से। बच्चों vd इक्वल टू होता है v1 प्लस v2, यानी कि जो इसकी टोटल वेलोसिटी, जो टोटल स्पीड है, v2 प्लस v3 प्लस करते करते कितना बच्चों, प्लस vn, यानी n टाइम तक। अभी जितना टाइम ये मतलब इसको वेलोसिटी मिला है उतने से आपको डिवाइड भी कर देना है। ओके, तो यहाँ से आप जरा ध्यान से देखना कि जो v1 होगा और जो बच्चों यहाँ पे आपका v2 होगा और जो आपका v3 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है बच्चों, वो v इक्वल टू क्या होता है, वो होता है u प्लस at। क्या होता है बच्चों, at। अब यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी बच्चों है वो u है, और ये वाला क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी। ओके, जिसको आप लोग यहाँ v1 है। अब जब यहाँ से टकरा के बच्चों इधर आएगा तो इसकी जो इनिशियल होगी वो यहाँ पे देखो, ये u1 इसको आप बोल सकते हो, इसको आप u2 बोल सकते हो। मतलब ये इसकी जो इनिशियल u2 होगा और जो फाइनल होगा वो v2, मतलब कि यहाँ पे दो वेलोसिटी इसके पास आएगी। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक बात आप याद रखना कि इस सब में जो बच्चों ये एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा, मतलब वो सेम एक्सीलरेट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ओके, और जो यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, टाइम क्या होता है, टाइम होती है जब इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पार्टिकल से टकराते हैं, तो टकराने पे वहाँ के बीच का, जैसे टकराने से पहले उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइम, जिसको बच्चों बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ। अब पहले वाले के लिए टाउ 1 होगा, दूसरे वाले के लिए टाउ 2 होगा, और तीसरे के लिए टाउ 3, ऐसे करते करते टाउ n। मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग v1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा v1 u1, है ना, देखो यहाँ पे u है ना इक्वेशन में, तो ये बनेगा आपका u1 प्लस a टाउ 1। क्या बनेगा, a टाउ 1। a सबके लिए सेम होगा। फिर यहाँ पे u2 प्लस a टाउ 2। ओके, फिर यहाँ v3 निकाल लो तो ये आपका बनेगा u3 प्लस a
टाउ 3, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और ये सब वैल्यू उठा के आपको इस वी वाले इक्वेशन में, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसमें उठा के रख दो। तो जब इसमें उठा के रखोगे तो वी डी इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2, है ना। देखो ये इतना v1 के जगह पे है ना, ये इतना v2 के जगह पे है, और ऐसे ही प्लस u3 प्लस ए टाउ 3। और बच्चों यहाँ पे ऐसे प्लस करते करते कहाँ तक, un प्लस ए टाउ n तक, ओके। और अपॉन में कितना टाइम, n टाइम, तो अपॉन में यहाँ पे हो गया n, ओके। इतना समझ में आ गया, आई होप इतना आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो क्या मैं यहाँ से वी डी इक्वल टू, ये जो आपका u1 है, u2 है, u3 है, ऐसे करते करते un, इसको एक तरफ करके लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस करते करते un को एक तरफ और अपॉन में n, है ना, सबके अपॉन में n, इसको मैंने एक तरफ लिख दिया बच्चों, और प्लस ऐसे आपको क्या बचता है बच्चों, ए टाउ 1, ए टाउ 2, ए टाउ 3, मतलब कि यहाँ पे ए टाउ 1 प्लस प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 प्लस करते करते कहाँ तक बच्चों, ए टाउ n तक, इसको मैंने अलग n टाइम लिख दिया। बताओ इतना ठीक है। अब इतना बच्चों अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो क्या मैं इस पूरे को जरा ध्यान से देखना कि जो आपका u1, u2, u3, un, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और ये ऑलवेज टाइम क्या होता है, जीरो होता है। मतलब बच्चों यहाँ पे ये जो आपको पूरा ये इतना चीज़ दिख रहा है, इतना पूरा आपका, ये तो बच्चों जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। यानी सिर्फ आपका क्या बचेगा, ए टाउ 1 बचेगा, ए टाउ 2 बचेगा, ए टाउ 3 करते करते ए टाउ n, यानी इतना ही आपका बचेगा। मतलब बच्चों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि वी डी इक्वल टू आपका तो पहला वाला जीरो हो गया पूरा का पूरा, तो आपका ए टाउ 1 बचा है, ए टाउ 2 बचा है, ए टाउ 3 बचा है, और प्लस करते करते ए टाउ n, और अपॉन में यहाँ पे n बचा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जीरो यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ से बच्चों वी डी इक्वल टू इस सब में ए कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस करते करते कहाँ तक बच्चों, टाउ n तक, और अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बताओ इतना ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो बच्चों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ में टाउ 1 टाउ 2 ये क्या है, ये है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ये कौन सा टाइम आखिर होता है, ये बच्चों होता है दो इलेक्ट्रॉन के टक्करों के बीच का टाइम, मतलब कि एवरेज टाइम होता है। ये क्या होता है, एवरेज टाइम। तो क्या मैं टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 करते करते टाउ n अपॉन में n, इस पूरे को मैं सिर्फ टाउ बोल सकता हूँ, मान लो ना कि इसे पूरा टाउ है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप उस पूरे को टाउ मान लोगे, तो यहाँ से आपका जो वी डी है ये बन जाएगा आपका ए टाउ। क्या बन जाएगा, ए टाउ। और यहाँ से जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वी डी इक्वल टू ए टाउ आ चुका है, जहाँ पे आपको ए दिख रहा है एक्सीलरेशन, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को निकालना है ए की वैल्यू। देखो इतना आपका वी डी इक्वल टू ए टाउ, बस हो गया काम खत्म। अगर आपके क्वेश्चन में अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, वहाँ पे अगर टाउ दिया है, ए दिया है, तो आप वी डी निकाल सकते हो। लेकिन नॉर्मली आपका जो एक्सीलरेशन ए है ये नहीं दिया रहता, इसके अलावा जो इसके अंदर की वैल्यू होती है वो दिया रहता है। तो क्या ए निकालना पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। अब बच्चों यहाँ पे इस बात को आपको कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि ये एक वायर है, इस वायर के अंदर ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं, मतलब कि यहाँ प्लस वाला जो होता है और यहाँ माइनस वाला जो टर्मिनल होता है कुछ इस तरह से, मतलब बैटरी से जुड़ा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आपका प्लस वाले की तरफ निकल के भाग के आता है। ऐसे ही तो कुछ होता है। अभी भाग के कब आता है, जब इसको वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी इसको कैसे मिलेगी बच्चों, इसको वेलोसिटी मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है बच्चों, एक फोर्स अप्लाई होता है। अब जब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा, मतलब जो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, और वो फोर्स आप जानते हैं क्या होता है। देखो E इक्वल टू बच्चों क्या होता है, F अपॉन में Q, है ना। ये तो होता है E इक्वल टू F अपॉन में Q। तो यहाँ से जो फोर्स होगा वो आप EQ लिख सकते, मतलब यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हो F इक्वल टू Q, आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E और ये कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ इतना समझ में आया। मतलब यहाँ पे हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं E कैपिटल E, ओके। अब आपको जानते हो ये एफ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से आप जानते होगे ना, F इक्वल टू एम ए। तो मैं F की जगह बच्चों एम ए लिख सकता हूँ, मतलब ई हो गया ना। मतलब यहाँ से ए इक्वल टू आप E इक्वल टू ई अपॉन में एम, ये लिख सकते हो। बताओ इतना ठीक है। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन E अपॉन में, यानी एलिमेंट्री चार्ज यानी E और E अपॉन में एम। अब जो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, यानी वी डी इक्वल टू जहाँ ए है इसकी जगह पे ई अपॉन में एम
ये टाउ रख के इस तरह से आप वैल्यू को फटाक से निकाल सकते हो, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज जिसको आप बोलते हो 1.6 × 10⁻⁹। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। और यहाँ पे m क्या है, तो m आपका होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ओके, इतना बात आपको समझना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, जहाँ से यहाँ आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पे आपका वही एक वायर है और इस वायर में एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है जिसका वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, vd होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ओके, इतना ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका बैटरी कुछ इस तरह से होता है ना, बैटरी। अब बैटरी में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का ये होता है डायरेक्शन इधर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देखो इधर है, ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में बहता है। ये बात मैंने पहले भी किया है आपको, है ना। मतलब कि जो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस तरह से बनता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अगर बच्चों इतना बात आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलने वाला है। ओके बच्चों, तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो क्या मैं इस चीज़ को, यानी यहाँ पे जो आई दिख रहा है, क्या मैं आई की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। आई की वैल्यू को हम लोग को निकालना है Q अपॉन T के फॉर्म में नहीं, हम लोग को आई की वैल्यू निकालना है VD के फॉर्म में। मतलब बच्चों रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की बात मैं कर रहा हूँ। इतना समझ में आया। मतलब बच्चों यहाँ पे वही आपका टॉपिक है, बस यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो हम लोग को आई और वी के फॉर्म में एक रिलेशन दिखाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू बच्चों क्या होता है, आई टी। मतलब आई इक्वल टू बच्चों क्या होता है, Q अपॉन में T। इतना ठीक है जी, हाँ बिल्कुल इतना ठीक होगा। क्या मैं यहाँ से Q को क्या मैं Q इक्वल टू एन ई लिख सकता हूँ बच्चों, एन ई। अब जरा ध्यान से देखना, n क्या होता है, n होता है किसी वायर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो ये आपका n होता है ये किस तरह से होता है। तो मान लो बच्चों ये आपका वायर है, ऐसे मान लो सिलेंडर के फॉर्म में ये वायर है। अब अगर ये वायर है तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि वायर को आप एक जगह से कट कर दो तो कट करने पे जो लास्ट वाला इसका हिस्सा होगा गोल गोल जो दिखेगा ना, सर्कुलर के टाइप का इस तरह से कुछ, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो वो बच्चों एरिया क्या होगा आपका, वो एरिया आपका होगा ए। ओके, इतना ठीक है, वो एरिया आपका होगा ए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, वो एन, आपके सामने तो दिख ही रहा है एन। और जो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, वो तो आपकी वीडी है। और मान लो बच्चों यहाँ पे उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मान लो टाइम है, टक्करों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो टी है। मतलब एन ए वी डी टी इस सब का मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब कि जो बच्चों आपका एन है वो अकेले नहीं, वो आपका जो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी वायर के एरिया में होते हुए वी डी वेलोसिटी के साथ कुछ टाइम में बह रहा है, वो पूरा मिलके आपका एक एन जो आपका पूरा है कुछ इस तरह से, यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चों एन ए वी डी टी और बगल में मल्टीप्लाइड बाई ई, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना बात बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया? अगर बच्चों आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं क्या Q की वैल्यू को उठा के इसमें रख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो अगर मैं बच्चों इसमें रखूँगा उठा के, तो I इक्वल टू Q, इस पूरे Q की जगह पे एन ए वी डी टी मल्टीप्लाइड बाई ई है मान लो, और अपॉन में पहले से ही टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी और एलिमेंट्री चार्ज यानी कि ई। यानी बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका इक्वेशन आया आई का वो आया एन ए वी डी, और ये आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है जो आपका आगे यूज होने वाला है। ओके, तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक ये नया रिलेशन समझ लो आपके सामने दिख रहा है। मैं यहाँ पे लगे हाथ एक और बात कर लेता हूँ करंट डेंसिटी की, है ना। करंट डेंसिटी बच्चों क्या होता है, इसको दिखाते हैं जे से। बच्चों जे इक्वल टू आपका होता है आई अपॉन में, यानी कि जे इक्वल टू आई अपॉन में एरिया यानी कि ए। ये आपका, अब इसी से आप चाहो ना तो इसका डिफिनेशन भी बना सकते हो, मतलब कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इसकी यूनिट की, करंट डेंसिटी की, तो ये होता है एम्पियर और ये आपका ए होता है मीटर स्क्वायर।
मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर, या बच्चों आप इसको एम्पियर मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों डायमेंशन की। तो एम्पियर का तो बच्चों आपका ए ही होता है, और जो आपका मीटर होता है ये होता है एल इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये ए एल इनवर्स 2। ओके, तो आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। इस तरह से आपको इतना चीज़ समझना था। ओके, तो क्या हम लोग आगे बढ़े अब? तो बच्चों यहाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि मोबिलिटी क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको सामने दिखा है मोबिलिटी, ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं। मोबिलिटी का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिख लो, इसको दिखाते हैं बच्चों म्यू से, और म्यू इक्वल टू होता है वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फॉर्मूला से आपको यहाँ पे बनाना है डिफिनीशन, मतलब कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है वीडी वेलोसिटी से तो उसको बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो इतना तो बच्चों ऐसे ही काम खत्म हो गया। यहाँ आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि दियर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ओम्स लॉ क्या चीज़ है और यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इतना चीज़ को हम लोग बच्चों यहाँ पे आज समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे समझते हैं ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पे किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, कौन से टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बहने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मौजूद जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा उस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, ये आप कौन सा बहुत अजीब बात बोल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, मान लो बच्चों ये आपके सामने वायर है, क्या है? वायर है। अब इस वायर का जो वो है क्या बोलते हैं वोल्टेज, वो V है। V क्या होता है जानते हो ना, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए तो कुछ वर्क करेगा, वो क्या कहलाता है? V। अब बच्चों इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा यानी कि जो I होगा, अब वो इस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर बच्चों आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो I है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। या ऐसे समझो, अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो V की वैल्यू होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो ये डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल का निशान ये जब हटेगा बच्चों तो यहाँ पे R आएगा, यानी V इक्वल टू आर आई, या V इक्वल टू आप आई आर बोलते हो, जिसको आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ओके, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू निकालता हूँ तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा? V अपॉन में I। और यही बच्चों आपका क्या है? ओम्स लॉ है। मतलब यहाँ अगर मैं यहाँ इसके ग्राफ की बात करता हूँ इस तरह से, तो जरा ध्यान से देखना, ये I होता है, ये वाला आपका V होता है। अगर आप यहाँ पे किसी भी एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरी वाली वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो आपकी लीनियर, ये जो लीनियर लाइन दिख रही है, ये लाइन, यही आपका बच्चों R होता है। ओके, तो इतना आपको समझना था। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप अभी जो अगला आने वाला टॉपिक है उसको समझते हो। क्या बात, ये बात क्या आपको समझ में आई बच्चों कि जो आपकी V की वैल्यू है ये बढ़ेगी तो आपकी I की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं आया समझ में? तो ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझा रहा हूँ ग्राफ के अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ पे V है, अब बच्चों यहाँ पे मान लो आपका बगल में एक I है ना। मान लो आपका जो V है बच्चों वो 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो I की वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू मान लो 5 एम्पियर हो जाए, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट ही होती है एम्पियर। अगर ये बच्चों आपकी 100 वोल्ट होगी तो ये आपकी मान लो 10 एम्पियर हो जाए। समझ में आ रही? मतलब बच्चों आप अगर एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? अपने आप बढ़ेगी। वो ग्राफ इसी चीज़ को दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक रूल है कि यहाँ पे ये वी कैरेक्टरिस्टिक रूल क्या होता है बच्चों, तो ये आपका होता है कि ऐसी जगह, ऐसा कंडक्टर, ऐसा चीज़ जिसमें जो आपका बच्चों ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का जो रूल है इसका पालन नहीं होता, मतलब कि वहाँ पे जो इसका नियम है, रूल है, वो फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल। यानी जो ओम्स लॉ है ये सब जगह पे लागू नहीं हो पाता, ये सिर्फ कुछ ही जगह के लिए लागू होता है। मतलब बच्चों देखो ध्यान से, अगर आपका ये जो वी आई ग्राफ है, अगर ये एक लीनियर लाइन है, सीधा है, तो आपका जो ओम्स लॉ है वो फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर बच्चों इसी ग्राफ में ये जो आपकी लीनियर लाइन है इसमें कुछ कमी आ जाए, मतलब बच्चों जो आई की वैल्यू है वो बढ़ जाए, V की वैल्यू क्या है? घट जाए, या V की वैल्यू बढ़ जाए, I की वैल्यू घट जाए,
तो अगर इस तरह से कुछ ग्राफ में कमी आ रही है तो वहाँ पे उस चीज़ को बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, या तो बढ़ सकता है। मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग 15 वाट की बल्ब यूज करते हैं, 10 वाट की बल्ब यूज करते हैं, या अलग अलग जो पावर की बल्ब यूज करते हैं, तो उसको अलग अलग एनर्जी मिलती रहेगी। मतलब अगर 50 वोल्ट है तो उसको 5 एम्पियर नहीं, मान लो उसको 10 एम्पियर मिल गया। फिर अगले वाले कंडीशन में मान लो 50 वोल्ट ही है और उसको 12 एम्पियर चाहिए, तब मतलब कि एक बल्ब के लिए उसको अलग अलग एनर्जी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यानी जो ग्राफ है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो अगर ग्राफ इस तरह से है, कोई भी एक वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, तो उस चीज़ को यहाँ VI कैरेक्टरिस्टिक रूल बोलते हैं। बाकी इसको बच्चों लिखते भी है, एक नोट्स प्रॉपर होता है, तो उसका नोट्स आप अपने किताब से, कोई इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पे आपके सामने आया तो ये चीज़ बता दिया गया कि क्या होता है। ओके, तो बच्चों ऐसे ही आप बने रहिए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है आनंद से भी आगे। थैंक यू सो मच।